हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सर्वोदय गुरुकुल। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने हिंदी वर्णमाला के स्वरों के बारे में जाना और इस पार्ट में हम जानने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बारे में। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले व्यंजन। व्यंजन होता क्या है? तो आप सभी जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। जबकि अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या जो मानी गई है वो आपकी 33 है, जिसमें से द्विगुण व्यंजन होते हैं जिसको डा और ढा बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं और इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो व्यंजनों की संख्या टोटल हो जाती है 33 परंपरागत रूप से मानी जाती है, जबकि डा और ढा को जोड़ देने पर ये इनकी टोटल संख्या हो जाती है 35। अगर हम देखते हैं हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है, तो हम जानते हैं हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में होता है। एक तो स्थान के आधार पर, जबकि दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। तो हम देखेंगे सबसे पहले स्थान के आधार पर, यानी कि कौन से व्यंजन किस स्थान से बोले जाते हैं हमारे। जैसे कि कंठ होता है, तालब होता है, दंत होता है, मूर्धा होता है, ओष्ठ होता है, वत्स होता है। ये सब जो होते हैं ये हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। इनको बोल जैसे कि क वर्ग अगर हम बोलते हैं तो जो कौन सा उच्चारण स्थान काम करेगा। ख वर्ग टा वर्ग बोलते हैं तो कौन सा उच्चारण स्थान काम करेगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम देख रहे हैं। एक साड़ी में यहाँ पे दिया गया है और इस साड़ी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दिया है वर्ग दिया गया है, दूसरे साड़ी में दिया गया है उच्चारण स्थान, जबकि तीसरे में है वर्ण। तो वर्ण का नाम तो आप सभी जानते हैं। जो का हमारा होता है, हमने देखा शुरुआत में का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग और पा वर्ग होता है। तो इसको अगर हम याद करने के स्थान कोशिश करें इंग्लिश में तो इसको बोलेंगे KTM-DO, यानी KTM 2। अगर हम यहाँ से याद कर लेंगे KTM 2, तो KTM 2 से हम अगर हमें किसी ने पूछा क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो के मतलब क्या होता है कंठ है, टी मतलब क्या होता है तालव्य, एम मतलब क्या होता है मूर्धन्य, डी मतलब क्या होता है दंतोष्ठ, जबकि ओ मतलब होता है ओष्ठ। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अगर KTM 2 याद कर लेते हैं तो अगर का वर्ग किसी ने पूछ लिया तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। तो अगर यहाँ वही चीज़ यहाँ पे लिख के भी दिखाया गया है तो वही हम समझाने की कोशिश भी करेंगे, आपको वहाँ से भी समझ में आए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं का वर्ग का। जो का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। का वर्ग में आपका का, ख, ग, घ और अंग आता है। तो इसमें आपने देखा जो इसका उच्चारण स्थान है, इसको बोलने के लिए कहीं ना कहीं आपके कंठ यानी गले में दबाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इनको इसलिए इनका नाम जो दिया गया है, जो वर्ड नाम दिया गया है, ये जो वर्ड किसके अंतर्गत आएंगे, ये कंठ के अंतर्गत आएंगे। और याद करने का तरीका हमने दिखाई दिया है। KTM आप याद कर सकते हैं, KTM 2। अगर ये याद है तो आप बहुत आसानी से बता भी सकते हैं। दूसरा क्या है चा वर्ग। चा वर्ग क्या होता है च, छ, ज, झ, ञ, यानी इनको बोलने के लिए कहीं ना कहीं तालु की जो हमारे तालु होता है, आप जानते हैं जो ऊपर का भाग होता है उसको हम तालु कहते हैं। जीभ के ऊपर वाला भाग, हिस्सा जीभ पर नहीं, जीभ के ऊपर जहाँ पर टकराती है उसको बोलते हैं। तो तालु की छत का पिछला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं, यानी जो उसका उच्चारण हम बोलते हैं। जब चा वर्ग कहीं बोलेंगे तो ये चिपक कर एकदम पूरा देखते होंगे तालु को चिपकते हुए, जो आपकी जीभ चिपकते हुए जाती है। तो इनका जो वर्ण स्थान होता है कहाँ पे होता है, इसलिए इनका नाम दिया गया है तालव्य, ठीक है। क्योंकि इनका जो टकराने का स्थान होता है कहाँ पर टकराती हैं, तालव्य के पिछले हिस्से में। अगर हम बात करते हैं या और सा जो होता है वो किसके, या जो होता है यार अलावा, ये सब अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बीच में दे दिया गया, कोई बात नहीं है, फिर आगे समझा दिया जाएगा। जो या र ल वा होते हैं ये सब क्या है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा की बात करें तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इसमें बीच में दे दिया था, इसको भी समझ लीजिएगा। फिर आता है आपका टा वर्ग। टा वर्ग जो होता है उसको हम बोलते हैं मूर्धा, यानी मुंह के जो भीतरी के का छत होता है, छत का अगला भाग होता है मुंह का। जब भीतरी अगर मुंह हम देखते हैं तो भीतरी छत का जो होता है अगला भाग उसको हम बोलते हैं मूर्धा।
जब हम टा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो जीभ होती है तालब के अगले भाग में टकराती है। तो आप बोल के देखिएगा, आपको समझ में आएगा फिर वहाँ से। तो इसको बोलते हैं, और जिसका नाम जो दिया गया है, वर्ड नाम जो दिया गया है, उसको दिया गया है मूर्धन्य। और इसमें जो दो है डा और ढा है, ये एक होते हैं लुंठित व्यंजन, सॉरी लुंठित कह रहे हैं, मतलब कि द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो द्विगुण व्यंजन यहाँ पे इसको ऊष्म व्यंजन के नाम से भी, जो सा हमारा होता है ऊष्म व्यंजन कहलाता है इसके अंतर्गत। अगर ता वर्ग की बात करते हैं तो ता वर्ग में आपका दिया गया ता था दा धा ना। ये जो होता है दांत के ऊपरी भाग, जो दांत का ऊपरी दांतों के निकट से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं दंतस्थ। और इसका नाम दिया गया दंत्य। ऊपरी दांतों के निकट से जब निकल उसको बोलते हैं तो वहाँ से निकलता है जीभ, ऊपरी दांतों के निकट से। आप बोल के देखिएगा तो आपकी जीभ कहाँ से निकलेगी, ऊपरी दांतों के निकट से ही निकलेगी। पा वर्ग की बात करते हैं तो पा वर्ग में प फ ब भ म यानी कि ये सब आते हैं। और इनको बोलने के लिए ओष्ठ दोनों होठों से वत्स दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा काम करता है। इनका उच्चारण स्थान यहाँ पे होता है और इनको ओठ से या वर्ष भी कहते हैं। इसमें और भी जैसे कि है ना, सा, जा, रा या ये सब क्या कहलाते हैं, वर्ष कहलाते हैं। एक यहाँ पे और दिया है वा फा, वा और फा दिया है। और वा फा को बोलने अगर बोले तो ये दांतों के निचले ओष्ठ तथा ऊपरी दांतों से इनका उच्चारण स्थान होता है, जबकि ये दंतोष्ठ कहलाते हैं। और जो हा है आपका स्वर तंत्र से बोला जाता है, इसको हम स्वर तंत्री के नाम से जानते हैं। जो हमारा हा शब्द है, इनको बोलने के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे कंठ होता है, यानी कि जो हमारा स्वर तंत्री होती है, वाग यंत्र जो होता है हमारा, वहाँ से हम हा बोलते हैं। तो हा बोल के आप कभी देखिएगा तो आपके गले के नीचे जो आपका वाग यंत्र यानी कि वोकल साउंड जो निकलता है, वहाँ पे वो कंपन होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वर तंत्रीय। उसका जो वर्ड होगा वो कहलाएगा स्वर तंत्री। और आप सभी जानते हैं ये अलावा हा जो है एक अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आता है। अगर हम देखते हैं सेकंड जो है व्यंजन का जो सेकंड टाइप है, तो उसमें क्या है, प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर अगर देखते हैं तो उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उच्छित व्यंजन, अयोगवा। तो प्रयत्न के आधार पर जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो बीच में कहीं ना कोई अवरोध की प्रकृति आधार आती है, तो इसको हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उच्छित व्यंजन और अयोगवा। अगर अंतस्थ व्यंजन को देखते हैं तो ये फिर से आपके 3 पार्टों में है। एक अर्धस्वर कहलाता है या वा, रात आपका लुंठित व्यंजन कहलाता है, जबकि ला जो होता है वो आपका पार्श्विक कहलाता है। ये भी प्रयत्न के आधार पर यहाँ पे 3 और भी दिए गए हैं। तो ये कई बार एग्जाम में सब पूछे भी जा चुके हैं। जो लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा, रा को बोलते हैं। अगर आपसे पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो ला को बोलेंगे, ठीक है। अगर हम अब देखते हैं सभी को अलग अलग तरीके से यहाँ पे समझाया गया है कि स्पर्शी व्यंजन कहते किसे हैं, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, या लुंठित, जो भी जितने हैं सबको यहाँ पे बारी बारी से दिखाया गया। तो आइए देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले, उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। अगर हम स्पर्शी व्यंजन बोल रहे हो तो उसमें क्या होता है कि उसका उच्चारण उसमें जब कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी हवा से हमारे फेफड़े से क्या निकलती है, हवा निकलती है। वो जो हवा निकलती है तो मुंह के किसी भी स्थान पे, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से या होठ से स्पर्श करते हुए निकलती है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्शी व्यंजन के वर्ग हैं। कौन कौन से हैं, क वर्ग है। क वर्ग कौन से कहलाते हैं, क वर्ग को मालूम है, केटीएम 2 यानी कैसे हम बोल सकते हैं, कंठ। चा वर्ग होता है आपका तालव्य, के टी, फिर एम आता है। टा वर्ग आता है मूर्धन्य, केटीएम, फिर डी फॉर दंतोष्ठ यानी दंत। ता वर्ग आपका दंत के अंतर्गत आएगा और तथा पा वर्ग आपका ओष्ठ के, केटीएम 2। तो यानी आप केटीएम 2 से याद कर सकते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अर्थात कंठ पहले
जो कंठ का स्थान होता है पहले होता है और ओष्ठ का स्थान सबसे बाद में आता है। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो स्टार्ट कहाँ से हुआ, कंठ से स्टार्ट हुआ, फिर इससे आगे बढ़ता बढ़ता गया मूर्धन्य से आगे लास्ट में जो आया हमारा कहीं ना कहीं बाहर यानी ओष्ठ तक आ गया, अपने गले से स्टार्ट हुआ और सब जगह टकराते टकराते आपका जो लास्ट में निकला जो वर्ड कहाँ से निकला, वो ओष्ठ से निकला। घोषत्व की बात करते हैं, अगर सेकंड टाइप की बात करें तो जो प्रयत्न के आधार के हिसाब से अगर सेकंड टाइप की बात करते हैं तो घोषत्व के आधार पे, यानी घोष का मतलब यहाँ पे होता है स्वर तंत्रियों में कंपन, जो स्वर तंत्रियों की ध्वनियाँ होती हैं उनमें कंपन, इस घोष का मतलब होता है। घोष अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना होने में बोलते हैं अघोष। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, गूंज ना हो, उसको कहते हैं हम अघोष। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है, अगर हम क ख ग घ लिखेंगे पूरा, तो जो पहला क ख जो पहला और दूसरा जो कहलाता है हर मतलब कि का वर्गा, चा वर्गा, च छ, ता वर्गा, ये सब जो हो गए इसका जो पहला हर व्यंजन का पहला और जो होता है दूसरा होता है वो क्या कहलाते हैं, वो सब आपके अघोष कहलाते हैं। सघोष की अगर बात करते हैं तो सघोष में हम जानते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ऊपर वाले में कंपन ना हो जबकि नीचे वाले में कंपन हो। अब यहाँ पे कंपन कैसे होगा, जब हम चौथा, तीसरा और पांचवा जिन ध्वनियों में उच्चारण की स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जैसे कि चौथा, तीसरा, पांचवा जो अगर हम वर्ड बोलेंगे यानी 3, 4, 5 वाला जो होगा का, ख, इसके बाद गा अगर हम बोलेंगे तो गा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके स्वर तंत्रियों में गूंज, यानी गा बोलेंगे तो आपके कहीं ना कहीं जो स्वर तंत्रियाँ आपकी वहाँ पे कंपन उत्पन्न होगा, गूंज उत्पन्न होगी। इसको हम कह सकते हैं गूंज के आधार पर। तो गूंज जब उत्पन्न होगी तो उसको हम बोलेंगे सघोष, यानी कि गूंज के साथ, स मतलब कि साथ और घोष मतलब कि गूंज या कंपन के साथ। और जो इसके बाद गा, जिसे यानी गा के बाद जितने शब्द आते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सब क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। तो हर वर्ग का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, आपका पा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, जो भी है इसका पहला दूसरा छोड़ देना है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब क्या कहलाते हैं, आपके सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो आप समझें, जिसमें गूंज उत्पन्न हो उसे या जिसमें कंपन उत्पन्न हो उसे हम सघोष बोलते हैं, और जिसमें कंपन ना उत्पन्न हो तो उसे बोलते हैं अघोष। प्राणत्व के आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा से। यहाँ जो प्राण का अर्थ है वो किससे है, आपका हवा से। तो प्राणत्व के आधार पे 2 होते हैं, एक अल्पप्राण होता है जबकि दूसरा महाप्राण होता है। अल्पप्राण किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों में उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, यानी जब हम कोई शब्द बोल देंगे, कोई व्यंजन बोलेंगे तो उसके बोलने में हमारे मुख से होगी जो हवा होगी कम निकलेगी, तो उनको बोलते हैं अल्पप्राण। अब ये होते कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अगर हम हर वर्ग का देखें, जैसे का वर्ग का देख लिए, का, ख, गा, घा, तो ये का, ख, गा, घा जो आपका है इसका बोला गया है पहला यानी का, फिर उसके बाद तीसरा गा, उसके बाद पांचवा अंगा। यानी ये जो आपके 3 होते हैं क्या कहलाते हैं, हर वर्ग का होगा। इसी प्रकार का आ गया, इसी प्रकार चा का आ जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा। फिर उसके बाद टा का, पा का आ जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा। ता का आएगा पहला, तीसरा, पांचवा। सब जिसके पहला, तीसरा, पांचवा जो आपका व्यंजन होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका अल्पप्राण कहलाएगा। इनको बोलने अगर बोलेंगे तो जो आपके मुंह से जो आवाज़ होगी, जो हवा होगी वो कम निकलेगी। अगर का बोलेंगे तो कम हवा, आप बोल के देखिए आपके मुंह से कम हवा निकल रही होगी। जबकि अगर इनके अलावा हम छोड़ देते हैं, जो बचे होते हैं उसको बोलने में हवा ज़्यादा निकलती है, उसी को हम बोलते हैं महाप्राण। तो हम अगर अल्पप्राण में पहले देख लें कौन कौन से होते हैं, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। और साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं, कौन अंतस्थ व्यंजन होता है, य, र, ल, व और ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन।
तो ये सब जो हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। इसको बोलने में अगर बोलेंगे या अलावा तो इसमें जो वायु होता है, हवा होता है, कम निकलता है। तो यानी कि पहला, तीसरा, पाँचवा के साथ साथ प्लस यहाँ पे लिखा है अंतस्थ जो वर्ड होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगर महाप्राण की, तो महाप्राण में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकले, यानी अधिक मात्रा में हवा निकले, उससे हम बोलते हैं महाप्राण। तो वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। साथ ही साथ उसमें वर्ड भी आते हैं। उसमें वर्ड कौन से होते हैं, बड़ा सा है, मूर्धन्य सा है, छोटा सा है और हाथ, ये आपके क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य यानी सॉरी ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन प्लस इसके साथ दूसरा और चौथा, यानी अगर का, खा, गा, गा, यानी दूसरा खा आ जाएगा और चौथा क्या हो जाएगा, गा। यानी खा बोलने में आपको अगर खा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे आपके मुख से अधिक वायु निकल रही है, अधिक हवा निकल रहा है। घा बोल रहे हैं तो भी आपके मुख से हवा ज़्यादा निकल रहा है। तो ये दूसरा और चौथा आपको क्या कहलाता है, हर वर्ग का वर्ग हो गया, चा वर्ग होगा, जितने भी वर्ग होते हैं सबका दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है, व्यंजन होता है, वो क्या कहलाता है, महाप्राण। और साथ ही साथ ये जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर यहाँ पे हम साड़ी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो अल्पप्राण और महाप्राण होते क्या हैं, तो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्पप्राण क्या है। प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी कि किसका वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा कौन होते हैं, का, गा और अंगा। जबकि महाप्राण में देखते हैं द्वितीय और चतुर्थ, तो द्वितीय कौन सा है, खा होता है और घा होता है। इस प्रकार चा वर्ग का दिया है, चा, जा, या, छा और झा। इस प्रकार टा वर्ग भी दिया गया है, टा, ढा और ड़ा, जबकि ठा और ढा इसके महाप्राण होते हैं। आपका ता वर्ग भी दिया है, टा वर्ग भी दिया है और पा वर्ग भी दिया है। हमने बताया था अल्पप्राण में ये तो पहला, तीसरा और पाँचवा होता है, उसके साथ साथ हमारा कौन सा होता है, अंतस्थ वर्ग भी होते हैं, यानी अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं आपको दिखा गया है, या, रा, ल, वा, यानी ये तो हुए टोटल कितना, और उसके साथ या, रा, ला भी इसके अंतर्गत आ जाता है। महाप्राण में अगर देखते हैं तो महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ होता है। हर वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाता है। साथ ही साथ में और प्लस कर देते हैं किसको हम, उसमें वर्ड यानी उस व्यंजन को। उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं, बड़ा सा होता है, छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हाँ आपके उष्म व्यंजन होते हैं। आपने ऊपर समझा ही उष्म व्यंजन क्या होते हैं। बात करते हैं हम स्पर्श यानी स्पर्शी संघर्ष व्यंजन की। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले जानते हैं। कुछ ध्वनियों में जीभ पहले तो उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है, फिर वहाँ से हटकर उच्चारण स्थान से इतना निकट रह जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए ही बाहर निकलना पड़ता है। अर्थात इन ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श भी होता है और घर्षण भी होता है। तो स्पर्श संघर्षी मतलब यही है जिनको बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय जो स्पर्श भी हो और चाहो घर्षण भी हो, उसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं तो हिंदी में अगर हम चा वर्ग बोलते हैं तो जो चा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, चा, छ, जा, झा, ये सब क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आप इसको बोल के देखिएगा तो इनका जो उच्चारण है स्पर्श भी करेगा और साथ ही साथ घर्षण भी करेगा। थोड़ा सा टकराते हुए चिपक के पूरा घर्ष जाएगा आपके तालू से, जहाँ पे टकराता है तो उसको चा वर्ग आप तालू से बोलेंगे, चा बोलिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका स्पर्श भी करता है तालु को, साथ साथ उसके साथ घर्षण भी करता है। इसी को बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। अंतस्थ, अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन हमने कई बार बता चुके हैं किसे बोलते हैं, या, रा, ला, वा, जो परंपरागत रूप से अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अगर हम देखते हैं वर्ग और उच्चारण का स्थान, तो इनका जो या, रा, ला, वा जो होता है, तो या हम बोलते हैं तालव्य से, रा को हम वर्ष से बोलते हैं, ला को वर्ष से बोलते हैं, जबकि वा को हम दंतोष्ठ ऊपर के दांत प्लस निचला दांत दोनों मिलाकर बोला जाता है वा को। और उच्चारण स्थान की बात करते हैं ये तालु से होता है, इसको दंत मूल या मसूड़े से इसका स्थान है, दंत मूल या मसूड़ा इसका भी है ला का। ये जितने होते हैं सब क्या कहलाते हैं, सघोष प्लस अल्पप्राण कहलाते हैं।
ये जितने भी होते हैं क्या होते हैं, सघोष होते हैं और साथ ही साथ अल्पप्राण भी कहलाते हैं। आपने देखा अभी ऊपर 11 अलावा जो होते हैं क्या कहलाते हैं, सघोष के अंदर आते हैं और इसको अल्पप्राण भी बोला जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अब नोट्स में देखते हैं, अगर नोट्स यहाँ पे दिया गया है एक या और वाह, या जो वाह है ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको आप बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उसको कभी भी एग्जाम में देखने जाइएगा तो इन 3-4 शब्दों को जरूर ध्यान में रखिएगा। या जो है या और वाह है अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर क्या होते हैं, ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन, कभी ये स्वर की तरफ काम करता है तो कभी व्यंजन की तरह काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं अर्धस्वर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। रा क्या होता है, रा एक लुंठित होता है, लुंठित व्यंजन, और उसको जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। जब हम रा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं देखते होंगे आपका जो प्रकंपित, यानी कि इसका नाम इसका नाम एक और होता है प्रकंपित, यानी कहीं ना कहीं इसको रा को बोलेंगे तो रा आपका जीभ जो टकरा कर, देखिए बोल के देखिए एक बार, टकरा के आगे बढ़ती है, तो यानी कि लुढ़कती हुई आगे जाती है, इसलिए इसको लुंठित दिया गया या प्रकंपित नाम भी दिया गया है। ला जो आपका ला जो पार्श्विक बोला जाता है, जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पाश्चर यानी कि बगल से निकल जाती है। अगर ला बोलेंगे तो आप देखेंगे जब इनका उच्चारण करते होंगे तो जो हवा होगी जीभ के बगल से निकलती हुई आगे चल जाती है, तो इसे को बोलते हैं पार्श्विक। कई बार एग्जाम में तीनों चारों आपके जो तीनों चारों यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं पूछा जा चुका है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन अगला है हमारा टॉपिक। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्म पैदा करे। तो जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जब कोई व्यंजन ऐसा बोलेंगे तो हमारे मुख से जो वो स्वर की वायु होगी कहीं ना कहीं विशेष स्थान से टकरा कर या घर्षण होते हुए रगड़ते हुए निकलेगी, तो उसको हम बोलेंगे, तो वहाँ पे कोई ऊष्मा पैदा होती है तो उसको बोलते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, बड़ा सा होता है, मूर्धन्य सा होता है, सा होता है और हा होता है। तो इनका अगर वर्ग की बात करें तो ये सब वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो तालु, मूर्धा, दंत मूल, मसूड़ा और स्वर तंत्र यानी कंठ के भीतर स्थित। तो अब सभी जानते हैं ये क्या कहलाते हैं, अघोष और प्लस महाप्राण कहलाते हैं तीनों। और जबकि हा का क्या कहलाता है, स्वर तंत्रीय कहलाता है। स्वर तंत्री में कंठ के भीतर की स्थिति होती है, आपने देखा है जो वक्कल साउंड आपका निकलता है गले के पास से, उसको बोलते हैं स्वर तंत्रिया। और ये क्या, एक अकेला है जो सघोष और महाप्राण दोनों होता है। ठीक है, तो इसमें तीन जो उसके तीन ऊपर वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, अघोष और महाप्राण। और यहाँ पे जो हा है आपका वो सघोष और महाप्राण कहलाता है। बस क्या डिफरेंट है, यहाँ पे अघोष होता है और यहाँ पे सघोष होता है दोनों में, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं द्विगुण। जैसे कि आपको लिखा हुआ है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धाप को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए तो उसको हम उच्छिप्त को द्विगुण भी कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, डा और ढा। अगर आप डा बोले हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे जो आपका जीभ होता है ऊपर की तरफ मूर्धा को स्पर्श करता है और फिर झटके से नीचे की ओर आता है, इसे उच्छिप्त या द्विगुण भी कहते हैं। तो अगर हम डा बोलें तो इसको हम अगर इसको चरण स्थान की बात करते हैं तो ये मूर्धन्य होता है और ये सघोष है और अल्पप्राण है। पर ढा की बात करते हैं तो ये मूर्धन्य होता है उच्चारण स्थान, जबकि इसको सघोष कहते हैं और ये महाप्राण है। तो इसमें दोनों सघोष हैं, पर एक अल्पप्राण है एक महाप्राण है, इसमें भी ध्यान देने वाली बात है। आगत या गृहीत ध्वनियाँ, आगत या गृहीत ध्वनियाँ क्या होती हैं, यानी विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ, इसको हम बोलते हैं विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ भी कह सकते हैं। तो जैसे का स्पर्शी कंठ प्लस जीवामूल अघोष या अल्पप्राण, खा उसमें संघर्षी कंठ प्लस जीवामूल अघोष और महाप्राण। गा की बात करते हैं तो उसमें संघर्ष कंठ जीवामूल सघोष या अल्पप्राण। जा की बात करें तो उसमें संघर्षी वर्ष से सघोष अल्पप्राण। फा की बात करें तो उसमें संघर्षी दंतोष्ठ अघोष और महाप्राण कहलाते हैं। आयोग बा कौन किसे कहते हैं, तो आयोग बा किसे कहते हैं, हिंदी की वर्णमाला के अनुसार,
हिंदी की वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार तथा विसर्ग, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, इससे क्या बोलेंगे अनुस्वार, जबकि इसको बोलते हैं विसर्ग। आपको मालूम रहता है हिंदी की वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार तथा विसर्ग को आ का आधार लेकर के अंक के रूप में दिखाया जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह ही स्वर की सहायता से होता है। क्योंकि इनको बोलने के लिए कहीं ना कहीं आप जानते हैं जो स्वर होते हैं उसको स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं, पर व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। इनको कहीं ना कहीं अंक आ को बोलने के लिए कहीं ना कहीं किन्हीं और वर्डों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसलिए ये हम स्वर नहीं, इसके अंतर्गत स्वर को इसको नहीं रख सकते हैं, इसलिए व्यंजन को भी नहीं रख सकते इसको, इसलिए हम बोला गया है अयोग व स्वर बोला गया है। ये सहायता से होता है, ये व्यंजन भी हो नहीं होते हैं, क्योंकि इनका गणना स्वरों के साथ होता है और इन्हीं की तरह लिखने में इसके लिए मात्राओं क्रमशः अनुस्वार विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको दिया गया है यहाँ पे अनुस्वार किस प्रकार होता है और विसर्ग किस प्रकार होता है। कभी भी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है बिंदु मतलब कि बिंदुओं से रिलेटेड, चिन्हों से रिलेटेड, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है किसको अनुस्वार बोलते हैं किसको विसर्ग बोलते हैं। जैसे कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोग व दिया है। तो जो आपके अंक थे आ थे, यानी कि जो इस प्रकार ऊपर वाला बिंदु था और आ में जो यहाँ पे दो बिंदु था, तो इसको दोनों के जो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जो थे उन्होंने इसको अयोग व दिया, क्योंकि ना तो ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इसलिए लेकिन उसको व्यंजन स्वर के साथ पढ़ा जाता है। जब कुल स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसको उन्होंने क्या बताया, अयोग व कहा। जो योग ना हो पर साथ रहे उन्हें हम क्या कहते हैं अयोग व। जो योग ना हो पर साथ रहे उसको हम बोलते हैं क्या अयोग व। अगर हम बात करें तो वायु के नासिका से निकलने के आधार पर, यानी कि जो वायु होता है हमारी नासिका यानी नाक से निकलने के आधार पर जो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए नासिक एवं निर्नासिक के व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिक मार्ग से भी बाहर निकलती है उसके बोलते हैं नासिक ध्वनियाँ कही जाती हैं। जबकि मौखिक वाली जो ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में नासिक मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती हैं, उन्हें हम निर्नासिक या मौखिक ध्वनियाँ कहते हैं। नासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो हिंदी में पंचवर्गों व्यंजन के अंतिम पांचों व्यंजन जो होते हैं, अगर हम लास्ट में देखें यहाँ पे जो हमारा ढा जो डा अड़ा या ड़ा ना और माँ जो लास्ट का आता है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं, ये जो आपका इस प्रकार का बिंदु रखा होता है ऊपर, तथा अनुनासिक स्वर यानी कि इसके ऊपर चंद्र बिंदु रखा था उसको अनुनासिक स्वर भी नासिक ध्वनियों के उदाहरण हैं। ये जो अगर इसके अंतर्गत आ जाते हैं तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, अनुनासिक यानी नासिक ध्वनियों के अंतर्गत आएंगे। अगर आपको बिंदु वाला दिख जाए या चंद्र बिंदु वाला दिख जाए तो वो किसके अंदर होंगे, वो आपके नासिक ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। आगत व्यंजन किसे कहते हैं, आगत व्यंजन, अगर आगत व्यंजन की बात करते हैं तो का, खा, गा, जा और फा ये विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं आगत व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग, अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग हो रहा हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि छा को अगर हम देखते हैं किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो का प्लस मूर्धन्य सा से मिलकर बना होता है। त्रा की बात करते हैं तो त्रा आपका किससे मिला है, ता प्लस रा से मिलकर बना है। अगर ज्ञा की बात करते हैं तो ये जा और या से मिलकर बना है। इस प्रकार आपका ऋषि यानी री जो होता है, री किससे मिला है, बड़ा सा और रा से मिलकर बना होता है। 30 प्रकार के ये कितने होते हैं टोटल, इनकी संख्या 4 होती है संयुक्त व्यंजनों की। किससे ये ज़्यादा पूछा जाता है कि छा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ये आपको बताना होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इनकी पहचान यह है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं। इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता है। जब इनका हम अलग अलग देखिए यहाँ पे विच्छेद करके दिखाया गया है, तो इसके अंदर इसके बीच में कोई स्वर नहीं आता है, कभी भी ये व्यंजन ही रहते हैं।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देकर बताया भी गया है सप्ताह। अगर सप्ताह में देखें तो ये जो बीच में दिया है प और ता, तो ये इसको अगर हम अलग करेंगे तो पा प्लस ता, यानी कि बीच में कोई भी आपको स्वर नहीं दिखाई देगा। राष्ट्रीय में भी देखेंगे तो खट्टी सा आपका है, टा है और रा है, यहाँ पे आपको स्वर नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार स्वप्न में भी देखेंगे तो पा और ना में अगर देखते हैं तो पा प्लस ना जो बना है तो यहाँ पे भी आपको स्वर नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार विख्यात भी है, स्त्री है और लक्ष्य है, इसमें आप सब देख सकते हैं। व्यंजन द्वित्व। व्यंजन द्वित्व क्या होते हैं? जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब ये व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। यानी कि जब समान व्यंजक यानी कि द्वित्व होते हैं, जैसे कि बच्चा पक्का, यहाँ पे डबल का है आपका समान व्यंजन है। बच्चा में चा प्लस चा, यहाँ पे समान व्यंजन है। अड्डा में डा प्लस डा, अड्डा आपका है 70 में, यानी यहाँ पे देख रहे हैं चाचा है, यहाँ पे का है, यहाँ पे डा है, तो यहाँ पे आपको देख रहा है संयुक्त यानी कि समान व्यंजन है। तो इस प्रकार के अगर व्यंजन आपको दिखाई देते हैं तो क्या कहलाते हैं? व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। अगर हम पूरे जितने मिनट में कवर किया था उसको रिवीजन के तौर पे अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। अभी हमने जो पढ़ा उसका यदि स्वर और व्यंजन होता है उसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो फास्ट रिवीजन में देखते हैं हिंदी में अगर ये किस प्रकार से आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी में मूल वर्डों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूल वर्डों की अगर पूछा जाए तो 52 होते हैं। एक उच्चारण के स्थान पे है जबकि एक लिखित के आधार पर है। तो उच्चारण के स्थान पे आपको पता है 45 होता है, जब अगर लिखित की बात करता है तो आपके कितने होते हैं? 52। सेकेंड यहाँ पे दिया है, अगला प्रश्न है छा वर्ड है किसके योग से बनता है? तो आपको पता होता है का प्लस मूर्धन्य सा से। का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो आपको पता होता है, किसे याद कर सकते हैं? KTM 2, यानी का वर्ग का से यानी क्या बन जाएगा? कंठ। ता वर्ग की बात करें चा वर्ग की बात करेंगे तो यह हो जाएगा तालव्य। फिर मूर्धन्य आपका, फिर दंतोष्ठ आएगा, लास्ट में ओष्ठ आएगा। तो इस प्रकार से आप लिख के देख सकते हैं। तो का वर्ग कहाँ पे आ गया? कंठ से बोला गया। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर कुल संख्या पूछता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 13 कर लेना है, यहाँ पे 11 दिया है। अगर टोटल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप 13 लिखना है। तो अगर सिर्फ स्वर पूछे जाए तो 11 लिखना है। वो डिपेंड करेंगे ऑप्शन कैसा है, 10 भी हो सकते हैं अगर ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि री भी आपका कभी कभी आपका स्वर के अंदर नहीं लिया जाता है। पर अगर अगर 11 दिया रहेगा तो आपको 11 मानना है स्वरों की संख्या। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो आपको 13 मानना है। ए वर्ड क्या होते हैं? ए वर्ड क्या कहलाते हैं? आपके कंठ तालब होते हैं। आयोग व वर्ड कौन से होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग होता है उन्हें हमको बोलते हैं आयोग व वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि अंक और आ है। या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? तो या रा ला वा एक आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अर्ध स्वर क्या है? या वा आपके अर्ध स्वर कहलाते हैं। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? जिसको हम प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो रा आपका जो है लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन क्या है? तो ला जो है आपका कहलाता है पार्श्विक व्यंजन। उस में संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा और हा आपके उसमें संघर्षी व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन की बात करता है तो द्विगुण व्यंजन है। जैसे कि इसको हम उच्छिप्त नाम, दूसरा नाम इसका उच्छिप्त का होता है द्विगुण व्यंजन। जैसे कि डा और ढा आपके उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। नासिक की बात करता है तो नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो लास्ट का 5वां वर्ड सब में होता है, का वर्ग का लास्ट का 5वां। इस प्रकार के डा, या, ड़ा, ना और या मा आपके क्या कहलाते हैं? ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अगर वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला का जो डिवीजन अगर देख लेते हैं फिर एक बार फर्स्ट डिवीजन में, तो ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण क्या होता है? लिखित चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं, ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी यानी वर्णमाला की बात करता है तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण जबकि 10 स्वर 35 व्यंजन है। लेखन के आधार की अगर बात करता है तो 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, री को भी हम हस्त स्वर के में गिन सकते हैं।
और आपका अयोग वाह कौन कौन से हैं, ये आपके दोनों, ये अयोग वाह दिया गया यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे दिया गया है, जबकि और सब क्या कहलाते हैं, स्वर हैं, जिसमें कुल संख्या 10 + 3 और 13 होती है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। आगत स्वर क्या होता है, जिसमें अनुस्वार होता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिसमें ऐसे ओम पढ़ते हैं तो ये बीच में इस प्रकार का साइन दिखता है तो उसको बोलते हैं, यानी किसी संख्या को बोलने के, किसी वर्ड को बोलने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है ओम, तो उसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। आपका यहाँ पे वर्ग दिया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। याद करने का तरीका आपको बता दिया गया था, के टी एम डी ओ, यानी के मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो यहाँ पे का वर्ग को अगर किससे याद करेंगे, कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दोष्ठ से और ओष्ठ से। द्विगुण कौन कौन से होते हैं, आपके द्विगुण 2 होते हैं, कौन कौन से, ढ और ढा आपके हो गए। अंतस्थ आप जान ही गए हैं, अंतस्थ यारा अलावा उसमें बड़ा सा और आ। अघोष, अघोष क्या होते हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। सघोष किसे कहते हैं, हर वर्ग का तीसरा और पांचवा व्यंजन। अल्पप्राण किसे कहते हैं, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। महाप्राण किसे कहते हैं, हर वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। संयुक्त व्यंजन आपने देखा ही अभी, छ, त्र, ज्ञ और रि, ये सब क्या कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ये सब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किन 3 शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ पे दिखा गया है। और यदि हम 10 स्वर लेते हैं तो वर्ड 49 होते हैं, यदि हम 13 स्वर लेते हैं तो वर्डों की संख्या कितनी होती है, 52। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से बोलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार के हम लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।